मैं अपनी गर्दन की लाइट बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था और अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं उठा और देखा कि मैडम का हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है और मैंने मैडम से पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आप मेरे सहकर्मी या कर्मचारी नहीं हैं बल्कि बहुत करीबी व्यक्ति हैं। कभी कभी मुझे आपके करीब आने का मन करता है लेकिन आप हमेशा दूर क्यों चले जाते हैं। वह हमारे आश्रम के शिक्षक हैं। वह बहुत सुंदर थे, गोरा रंग और थोड़ा स्वस्थ था जो उसे और अधिक आकर्षक बनाता था। पहली ही नज़र में मैंने उसे अपने दिल में ले लिया। उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद था और वह हमेशा ईमानदारी से बात करती थी। इस ईमानदारी का पहला उदाहरण मुझे तब मिला जब उसने मुझे एक शाम अपने घर बुलाया। मैं थोड़ा चिंतित था कि वह उस दिन स्कूल नहीं आया था। मैं शाम को उसके घर पहुंचा और वह मुझे सीधे अपने कमरे में ले गया और कहा कि अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम चाहो तो इस अकेलेपन को दूर कर सकते हो। मैं उसकी बातों से हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली नौकरी इस तरह एक नया अनुभव लेकर आएगी। उस समय मैं आश्रम में चौकीदार के रूप में काम करता था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियां नियमित रूप से मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में मुझे एक आश्रम स्कूल में नौकरी मिल गई। वहाँ एक खूबसूरत शिक्षिका बहुत ईमानदार थी। उसके व्यवहार ने मुझे पहले तो आश्चर्यचकित कर दिया। वह मुझे जीवन में बहुत सी चीजें सिखाना चाहती थी जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी। मेरा नाम कुणाल है, उम्र 28 साल है। मैं नई नौकरी के लिए इस जिले में बस गया था, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही मैं एक ही नौकरी करते करते थोड़ा ऊबने लगा था और कहीं और ट्रांसफर होने की सोच रहा था। तभी आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी नया रंग में। एक दिन जब आश्रम के बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा था तो मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी जिसे बच्चों को संभालने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और बाद में पता चला कि वह हमारी नई शिक्षिका थी। मैं आगे बढ़ा और बच्चों के झगड़े को रोकने की कोशिश की। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए अचानक मेरा हाथ शिक्षिका के हाथ से छू गया। उसी समय मानो समय रुक गया। स्थिति सामान्य है कि वह मेरे पास आई और बोली, क्या आप इस आश्रम की नई कर्मचारी हैं? उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम तान्या है और वह भी यहाँ नई शिक्षिका के रूप में शामिल हुई। एक दिन तान्या मैम के पैर में चोट लग गई। मैं उन्हें शिक्षक कक्ष में ले गया और दवा लगाई। तब हम कमरे में अकेले थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपकी मदद मेरे बहुत काम आई, धन्यवाद। ऐसी ही कई छोटी छोटी बातें हमारे बीच रिश्ता बनाती रहती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया। मैं रात को उनके घर गई और वो खुद भी आ गए गेट और मेरा स्वागत किया। मैं उनके खूबसूरत घर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जो सुंदरता मेरे छोटे से किराए के घर में नहीं थी वह मैडम के घर के हर कोने में पाई जाती थी। मैंने घर में प्रवेश किया और देखा कि वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। मेज ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेहमान आ सकता है। मैंने मैडम से पूछा कि क्या यहाँ कोई और आ रहा है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं हैरान था। फिर ये केक कौन लाया? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये केक मैं खुद लाया था। मुझे बुरा लगा जब मैंने सोचा कि मैंने खुद केक लाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैंने कहा कि मैं खुद को दोष दूं। मैडम, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे केक लाने के बारे में सोचना चाहिए था। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे स्कूल में जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी? लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसकी अहंकारी आवाज ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे उपहार दिया और कहा कि मैडम,
मैं भी आपको खाली हाथ शुभकामनाएं नहीं देना चाहता था। तो सुबह मैंने गिफ्ट देखकर कुछ नहीं कहा। उसने कहा, कुणालो, इतना कीमती गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर केक काटा और अपने हाथ से केक खिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम, क्या आपके घर पर कोई नहीं है? क्या आपके पति कहीं और रहते हैं? उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। दरअसल मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं अकेली रह रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी खूबसूरती की तारीफ करने वाला कोई नहीं है। उस रात मैंने उनके घर पर खाना खाया। उनके हाथ का खाना अद्भुत था। बातें करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 10:30 बज गए हैं और मैंने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अब मुझे देर हो गई है। मैडम मुस्कुराई और बोली, कुणालो, तुम इतनी जल्दी में हो? थोड़ी देर बैठो। मैं समझ गया कि शायद वह मेरे साथ समय बिताना चाहता है क्योंकि वह अकेला है। मैंने सोचा कि आज रात थोड़ा और समय बिताने में कोई बुराई नहीं है और मैं उसके घर पर रात बिताने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं अंदर गया और कहा कि मैडम, अगर आप बुला रहे हैं तो माफ़ करें, मैं गलती से चला गया हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने आपको फ़ोन किया था, वास्तव में कुछ मदद की ज़रूरत है। मैडम ने कहा कि मैं पीछे के हुक नहीं खोल सकती, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं शर्मा रहा था लेकिन उसकी मदद की। काम खत्म करने के बाद मैं जल्दी से घर से निकला और उसके घर पर रात बिताई और सुबह अपने घर लौट आया। ऑफिस यूनिफॉर्म होने के कारण कुछ दिन बाद मैडम स्कूल नहीं आईं। 2 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कुणाल, तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। मैं जल्दी से उनके घर गया और देखा कि वह बहुत कमज़ोर थी और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह पीठ दर्द के कारण स्कूल नहीं आ सकता। मैं उसके लिए दवा लेकर आया, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसने अनुरोध किया कि क्या आप मेरे पीठ पर किसी गर्म तेल से मालिश कर सकते हैं? शायद मुझे इसमें आराम मिलेगा। उसकी ज़रूरत को देखते हुए मैं सहमत हो गया और रात 9 बजे के आसपास उसकी पीठ पर तेल मालिश करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह बेचैनी की आवाज़ें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। काम के बाद मैं कमरे से बाहर चला गया। मैडम ने आपसे अनुरोध किया कि आप दिन में अपना काम करें लेकिन कुछ रातों के लिए भी रुकें। जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो मैं खुद बता दूंगी। उनके अकेलेपन और बीमारी के बारे में सोचकर मैंने रुकने का फैसला किया। एक रात मैं मैडम की पीठ पर तेल मालिश करके सो गया तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, अगर मुझे रात को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। मैं झिझका लेकिन लाइट बंद करके रुकने का फैसला किया और सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने मैडम का हाथ देखा। मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गया और मैंने पूछा कि मैडम, आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सहकर्मी या कर्मचारी नहीं बल्कि बहुत करीबी व्यक्ति हैं। आपको दिख के करीब आने का मन करता है लेकिन आप हमेशा दूर क्यों चले जाते हैं? मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैडम, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हमारे बीच की सामाजिक या भावनात्मक दूरी को पार करना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है लेकिन मैं रिश्ते की सीमाओं का पालन करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम थोड़ा शांत हो गई। हमने वह रात यूं ही बातचीत में बिताई। कोई गलतफहमी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आईं।
उनके दिल पर बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था क्योंकि मैं उस तरह का आदमी हूँ जो किसी महिला के साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद उसे नहीं भूलता। मैंने कहा कि मुझे तुम में अपना जीवन साथी मिल गया, मुझे आशा है कि तुम मुझे उसी तरह देखोगे जैसे उसने मुझे सुना और दूर हटते हुए कहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए 35 साल की उम्र में भी मैं अकेला हूँ। मुझे अभी शादी के बारे में सोचना होगा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उस रात मेरी बात सुनकर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं सामाजिक संबंध बनाने वालों में से नहीं हूँ। मैंने उसे अपना जीवन साथी माना और मैं उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता था। मैं उस रात उसके कमरे में नहीं रुका लेकिन बाहर चला गया और लॉबी में सो गया। देर हो चुकी थी और मुझे अगले दिन स्कूल में अपने कमरे में वापस जाने का मौका नहीं मिला। व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था। उस दिन उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर मैदान में बुलाया और कुछ कागजात दिए और कहा कि इन्हें बाहर किसी को दे देना। मैं उस समय सिर्फ चौकीदारी का काम कर रहा था। मैं बाहर गया और देखा कि वहाँ कोई नहीं था जो जानता हो कि पेपर किसे देना है। मैं वापस शिक्षक कक्ष में गया लेकिन वह वहाँ नहीं था। मैंने उसे मुख्य शिक्षक के केबिन में जाते देखा। मैं उससे बात करने के लिए केबिन की ओर गया। हेडमास्टर के केबिन के सामने खड़े होकर मुझे अंदर से हेडमास्टर और मैडम की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि मैडम हेडमास्टर के सामने मेरी तारीफ कर रही थी और मैं उनकी बातें सुनकर बहुत भावुक हो गया। उस रात मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मैंने मैडम को बिना बताए उनके घर जाने का फैसला किया और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर खुले दरवाजे से उनके घर में घुस गया। उसे रसोई में व्यस्त पाकर मैंने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसके कमरे में ले गया। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बगल में बैठ गया, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में बेचैनी और घबराहट देखी। मैं पास गया और बोला, मैडम आपने कल मुझे इतना प्रोत्साहित किया, मैं आज इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। मैं उनके माथे से पसीना पोंछने जाता हूँ तभी बाथरूम से कोई बाहर आया और मैडम हैरान होकर बैठ गई और मुझे आश्चर्य से देखा तो रिलेन कोई और नहीं बल्कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे और उन दोनों के चेहरों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता केवल सहकर्मियों तक ही सीमित नहीं था। मैं थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैडम मैं आपकी ये सच्चाई जानना चाहता था। अच्छा हुआ मुझे सुबह कोई और रास्ता नहीं देखना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपकी झूठी भावनाओं का गुलाम बन गया हूँ। आज सुबह तुम प्रधानाध्यापक के कक्ष में मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने वह सब सुना जो तुम मुझे अपने वश में करके सारे मनमाने काम कराना चाहते थे। अब तक मैंने आपका सम्मान किया और आपके प्रति अपनी भावनाओं के कारण सब कुछ किया। मैंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया और बहुत बड़ी गलती की। मैंने उससे ये भी कहा कि तुम एक पाखंडी शिक्षक हो। तुम्हारा असली रूप आज मेरे सामने प्रकट हो गया है। तुम कई महीनों से मेरे पीछे पड़े हो। मुझे करीब बुला रहा था, शायद सोच रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ जन्मदिन का केक काटने के बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर तक बहुत दर्द महसूस हुआ। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, यहाँ तक कि जब तुम किसी दिन स्कूल नहीं आते थे तो मैं चिंतित हो जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सच तो ये है कि आपकी हरकतें और प्रिंसिपल के साथ आपके रिश्ते को देखकर आपकी असली सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये स्पष्ट हो गया कि आप केवल मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और आश्रम के गरीब बच्चों के लिए भोजन की जो बोरियां आप गोदाम से मेरी कार में उठाते थे वे काले बाजार में बेच दी जाती थी और आश्रम के गरीब बच्चों के लिए आवंटित भोजन को चुराने में आपको कोई शर्म नहीं आती थी। वे बच्चे प्रतिदिन भोजन के अभाव में कष्ट सहते हैं,
उनके श्राप के कारण आज यह सत्य मेरे सामने आ गया। मेरी बात सुनकर वे दोनों हंस पड़े। हेडमास्टर ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि तुम एक साधारण कर्मचारी हो, हमारे सामने कुछ भी कहते रहते हो लेकिन बाहर कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा। सुनो, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने न केवल एक अन्य योग्य उम्मीदवार को छोड़कर इस महिला को नौकरी दी, बल्कि आश्रम का खाना भी बाहर बेचा। प्रधानाध्यापक ने अरबी कहा, आप हमसे कुछ भी कहें, हमरे कुछ नहीं कर सकते, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि यह स्वीकार करने से भी कि आपके पास हमारे खिलाफ कुछ करने की शक्ति नहीं है। हेडमास्टर और मैडम एक साथ मुझ पर हंसने लगे। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो बस एक छोटा सा चौकीदार था कि मेरे जैसे गरीब लोग उन जैसे अमीर लोगों के खिलाफ क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी और मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। मैडम और हेडमास्टर अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत काम कर रहे थे। मैडम ने हेडमास्टर के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर नौकरियां और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त किए जिनकी वह वास्तव में हकदार नहीं थी। यहाँ से हम देखते हैं कि सत्ता और प्रभाव के माध्यम से दूसरों के अधिकारों को हड़पना बेहद निंदनीय है। इस तरह के अन्याय से समाज की नैतिक नींव कमजोर होती है। वॉचमैन को मैडम के प्रति प्रेम और स्नेह महसूस हुआ। उसका मानना था कि मैडम उसका सम्मान करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन वास्तव में मैडम ने केवल अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम रूप से ये भावना प्रदर्शित की। ये घटना हमें सिखाती है कि जिस तरह भरोसा हासिल करने में समय लगता है, उसी तरह एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें प्रतिबद्ध और ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो एक दिन वो रिश्ता टूट जाएगा। कहानी में बताया गया है कि आश्रम के गरीब बच्चों को मिलने वाला खाना काले बाजार में बिक जाता है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है कि वे गरीब और असहाय बच्चों को आवंटित संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, जिससे गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं और उनके प्रति समाज के कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे अपराध हमें सिखाते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें आवंटित संसाधनों की चोरी करना एक मानवीय अपराध है। वॉचमैन ने कहानी के अंत में दिखाया व्यक्ति का स्वाभिमान महत्वपूर्ण है और अन्याय के सामने न झुककर अपनी गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीना ही सर्वोत्तम है। उन्होंने उस अनुचित स्थिति को छोड़ दिया और एक नई नौकरी प्राप्त की और जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अनुचित स्थितियों का त्याग कर देना चाहिए। कहानी में चौकीदार को लगता है कि मैडम ने उसके प्रति कृत्रिम भावनाएं प्रदर्शित की हैं। सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।